अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल फैक्ट्स पीके। हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें बात की थी आइडियलिज्म और रियलिज्म पर। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म पर। जो नेचुरलिज्म वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो नेचर है, और जो नेचर है वो दो तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है, एक मोशन और एक एनर्जी से। और इस एनर्जी बेस पर इसे एनर्जिज्म भी कहते हैं, और नेचुरलिज्म को हम लोग पॉजिटिविज्म का भी नाम देते हैं। नेचुरलिज्म के बाद हमारे पास आती है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एक्चुअली एम्फसाइज करती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज पर, और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है या जो अप्रोच है वो डील करती है एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के ऊपर। इसके मुताबिक जो एक पर्सन होता है वो फ्री होता है और वो खुद की डेवलपमेंट में खुद एक रोल अदा करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के ऊपर, और उसके जो मेन पॉइंट हमने इस सेशन में जो कवर करने हैं वो ये है कि फिलोसफिकल प्री सपोजिशन, यानी प्री सपोजिशन क्या है। दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचुरलिज्म की जो डिफरेंट मेन फॉर्म है, जैसा कि फिजिकल वर्ल्ड, पॉजिटिविज्म और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरलिज्म का एम है एजुकेशन में या करिकुलम की डेवलपमेंट में। इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद हमारा मेन फोकस होगा कि नेचुरलिज्म में जो मेन एजुकेशनल मेथड है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको हाईलाइट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि टीचर का जो रोल है नेचुरलिज्म में वो क्या है। इसके अलावा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिसिप्लिन और स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं, और आखिर पर हम लोग जिस बात की डिस्कशन करेंगे वो होगा कि मेन कंट्रीब्यूशन जो नेचुरलिज्म की एजुकेशन में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिलोसफिकल प्रीसपोजिशन। फिलोसफिकल प्रीसपोजिशन को एक्सप्लेन करने में हम लोग फिलोसफी की पहले जो मेन 3 ब्रांच हैं उस लिहाज से इसको देखेंगे। जैसा कि मेटाफिजिक्स जो कि फिलोसफी की एक मेन ब्रांच है, मेटाफिजिक्स वाले ये बिलीव करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो नेचर है। एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच में जो नेचुरलिस्ट हैं वो एम्पिरिसिस्ट हैं, यानी वो ये बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो हासिल किया जाता है जो कि इंसान के सेंस हैं उनके जरिए या ब्रेन यानी दिमाग के जरिए। और कुछ जो है मॉडर्न जो कि एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो डायरेक्टली हासिल भी किया जा सकता है ब्रेन या फिर सेंसेस के जरिए। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी की जो फिलॉसफी की ब्रांच है उसमें नेचुरलिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी या जो नेचर है उसका लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। उनका जो सॉलिगन है, उनका मोटिव, जो सब चीजें वो नेचर के साथ रिलेट करती हैं। और दूसरी बात ये प्लूरलिस्ट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिलोसफिकल फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म की। फिलोसफिकल फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म जो है वो 3 है। जो फर्स्ट है वो नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है, जो सेकंड है वो मैकेनिकल पॉजिटिविज्म है, और थर्ड वन इज बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। फर्स्ट जो कि हमारे पास नेचुरलिज्म में आता है वो है फिजिकल वर्ल्ड, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसमें ये होता है कि जो फिजिकल साइंसेस है उसको एज अ बेसिक बनाया जाता है, और इस फिजिकल साइंस की बेस पर इंसान का जो बिहेवियर होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, इमोशन या फीलिंग होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरी इसकी फॉर्म हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल पॉजिटिविज्म। मैकेनिकल पॉजिटिविज्म वाले ये बिलीव करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो मैटर है। इसमें ये जो ह्यूमन की एग्जांपल है वो मशीन के साथ देते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक मशीन की तरह है, और जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इसके ऊपर। और ये जो मैकेनिकल पॉजिटिविज्म के मानने वाले हैं ये एनिमल और ह्यूमन में कोई फर्क को वाज़ेह नहीं करते। इनके मुताबिक जो बिहेवियर होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। लास्ट पे बारी आ जाती है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाले जो है वो कहते हैं कि मैकेनिकल और जो फिजिकल प्रोसेस है वो मोर देन इनफ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को। इनका मानना है कि जो एवोल्यूशन है वो फिनोमिना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म की तरफ। और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म वाले जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और जो चार्ल्स डार्विन के जो कंसेप्ट है उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी नेचुरलिज्म जो कंसेप्ट है उसका रोल या जो एम ऑफ एजुकेशन जो है वो उसके क्या है। जो फर्स्टली थिंग है नेचुरलिज्म में वो ये है कि ये चाइल्ड की डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ ये बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी एटीट्यूड को प्रमोट करते हैं। तो इनका जो चीफ एम होता है वो ये होता है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट, और चाइल्ड की डेवलपमेंट के साथ उस चाइल्ड का सर्वाइवल। तो इनके मुताबिक एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो खुद एग्जिस्ट या सर्वाइव कर सके। और कुछ
नेचुरलिस्ट जो है वो तो ये भी बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है वो टोटली नेचुरल जो एबिलिटी होती है चाइल्ड उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो जो एम ऑफ एजुकेशन इसमें है वो बेसिकली यही है कि चाइल्ड की जो है वो डेवलपमेंट की जाए। अब हम लोग बात करते हैं करिकुलम पर कि जो नेचुरलिस्ट है कि वो किस किस्म के करिकुलम को सजेस्ट करते हैं। नेचुरलिज्म में जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं वो करिकुलम को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट चीजें सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनका जो मेन एम है वो वही बच्चे की जो बेसिक डेवलपमेंट और सर्वाइवल है। ये मोस्टली जो है वो फोकस करते हैं साइंस के ऊपर और ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज और जो मैथ है ये हेल्प करती है साइंस को अंडरस्टैंड करने में। ये फिजिकल और सोशल साइंसेस को इंट्रोड्यूस एजुकेशन में करवाते हैं और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं इन चीजों को एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटी। इनके मुताबिक जो नॉलेज है साइंस का वो गेन करना चाहिए। ये जो नॉलेज है ये फैक्ट्स पर कंसिस्ट हो। और करिकुलम डेवलपमेंट में जो कुछ फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर इत्तेफादा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो करिकुलम है उसको इंडिविजुअल की नीड के मुताबिक डिजाइन होना चाहिए। और ये आर्ट को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। जो कुछ हैं वो कहते हैं कि हाँ हम लोग मानते हैं कि आर्ट को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका जो बेसिक फोकस है वो साइंस ही है। टॉपिक जो हमारे पास आता है वो ये है कि व्हाट इज एजुकेशनल मेथड्स, यानी कि नेचुरलिज्म में एजुकेशनल मेथड्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बेसिक पर्पस इनका होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट। तो जो इनका जो टीचिंग मेथड है या एजुकेशनल मेथड है वो चाइल्ड सेंटर होता है। ये सारे का सारा जो फोकस है वो बच्चे के ऊपर करते हैं। और दूसरी बात ये एम्फसाइज करते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। इनके मुताबिक जो बच्चा है वो ज्यादा अच्छी लर्निंग करता है जब वो अपने सेंसेस के जरिए एक्सपीरियंस करता है एज कम्पेयर टू कि वो टेक्स्ट बुक को पढ़े। जैसा कि इनका ये कंसेप्ट है कि जियोमेट्री को अगर बच्चे को सिखाना हो तो उसे कैलकुलेट करना सिखाया जाए। कैलकुलेटिंग से उसे बेहतर जियोमेट्री आएगी एज कम्पेयर टू कि उसको थ्योरेटिकली समझाया जाए। और तीसरे नंबर पे ये फोकस करते हैं कि प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन, यानी जो बच्चा है वो प्ले के जरिए लर्निंग करे। नेचुरलिज्म में जो आर्टिफिशियलिटी है उसको इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती, यानी प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उसको ही मेन पॉइंट पे रखा जाता है। और जो एक एजुकेटर होता है वो उस बच्चे को पहले ऑब्जर्व करता है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो मेथोडोलॉजी बनाता है कि मैं कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी बनाऊं जो इस बच्चे की बेटर लर्निंग में हेल्पफुल हो। अगला जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो है टीचर, यानी टीचर का रोल जो है वो नेचुरलिज्म वाले कैसे डिफाइन करते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि ये चाइल्ड सेंटर जो कि टीचिंग मेथड को अपनाते हैं तो जो टीचर की अहमियत है वो थोड़ी इसमें कम होती है। इनके मुताबिक जो प्ले वे ऑफ टेक्निक ऑफ एजुकेशन है वो बेस्ट है और बच्चे को जो पनिशमेंट है वो न दी जाए। इनके मुताबिक जो टीचर का काम होता है वो ये होता है कि बच्चे को गाइड करना और एज अ फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करना, यानी जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग है उससे हटकर ये कंसेप्ट देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है डिसिप्लिन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का मतलब ये है क्योंकि ऑब्वियसली ये बच्चे की पनिशमेंट के खिलाफ हैं तो ये रिजिड डिसिप्लिन के भी खिलाफ होंगे। ये कहते हैं कि बच्चे को जो है वो फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए और जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उनको नहीं यूज करना चाहिए। इनके मुताबिक जो बच्चे को फ्रीडम हो कि वो क्या करे, जो नेचर है वो उसे खुद रिवार्ड देगी और जो नेचर रिवार्ड देगी उसकी बेस पे वो राइट और रॉन्ग को चूज करेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब बात आ जाती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की। इनके मुताबिक स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है वो नेचुरली लर्न करे और ये कहते हैं कि जो स्कूल का टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बच्चे के मुताबिक होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। और ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में वो सारी चीजें आ जाती हैं जैसा कि सोसाइटी हो गई, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई। और ये कहते हैं कि ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये चाइल्ड की प्री स्टेज में आ जाती है। फिर इसके बाद जो है वो फॉर्मल चीजें आती हैं जैसा कि स्कूल या दूसरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। लास्ट पे हमारे पास टॉपिक आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू एजुकेशन, यानी इसकी जो समराइजिंग पॉइंट और समरी, क्योंकि हम लोग डिने नहीं कर सकते कि नेचुरलिज्म जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशन में। इसके जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह है। नंबर फर्स्ट इज अ पेडियोसेंट्रिक एजुकेशन, यानी जो नेचुरलिज्म वाले हैं वो प्रमोट करते हैं चाइल्ड सेंटर जो कि एजुकेशन है उसको फोकस करता है चाइल्ड की नेचर के ऊपर, चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर, और उस साइकोलॉजी बेस पर करिकुलम बनाए जाते हैं, जो मेथोडोलॉजीज हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। नंबर थर्ड इज एम्फसाइज अपॉन फ्री चॉइस,
यानी जो नेचुरलिज्म वाले हैं वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि बच्चा जो है वो फ्री हो चॉइस करने में, कि वो पढ़ना चाहता है, वो खेलना चाहता है, या फिर वो किस तरह का बिहेवियर करना चाहता है। यानी उस पर कोई जो एक्सटर्नल इम्पोजिशन है वो ना हो कि आप मस्ट ये चीज़ करो। क्योंकि नेचुरलिज्म वालों का मानना है कि जब कोई चीज़ इम्पोज की जाती है, ऑब्स्टिकल्स लाए जाते हैं, तो वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट होकर जो बच्चा है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वो पढ़ नहीं सकता। नंबर 4 इज द प्लेस ऑफ अ टीचर। इन नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि जो टीचर की प्लेस है वो एज अ गाइडेंस, एज अ फ्रेंड और एडमिनिस्ट्रेटर होनी चाहिए, यानी एक डिक्टेटर वाली नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है वो फ्री फील करे कि वो शेयरिंग कर सके टीचर के साथ और एक अच्छे इन्वायरमेंट में जो है वो लर्न कर सके। नंबर 5 जो नेचुरलिज्म प्रमोट करते हैं वो ये है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स, यानी जो बच्चे को चीज़ों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस डायरेक्ट एक्सपीरियंस से वो चीज़ें लर्न करेगा। जैसा कि ज्योमेट्री में उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन वगैरह डायरेक्टली आनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़े। नंबर 6 इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशल लाइफ, यानी बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस सोशल लाइफ का करवाना चाहिए, जिससे वो डिफरेंट जो सोसाइटीज में उसकी ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खुद रिकॉग्नाइज करेगा। जिधर ये सोशल लाइफ की बात करते हैं तो इधर ये को एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। ये कहते हैं कि जो को एजुकेशन है वो होनी चाहिए, सोसाइटी में जो चीजें हैं वो जो बच्चा है वो खुद ऑब्जर्व करे और इनका एटीट्यूड जो है वो दूसरे जेंडर के साथ कैसा होता है उसको जाने, और चाइल्ड का ये जो सोशल लाइफ एक्सपीरियंस है ये इससे सोसाइटी में मॉरली और वैसे जो सोसाइटी में लिविंग के जो काबिल है वो इसे बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये जो डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि प्ले वे ऑफ एजुकेशन, और ये भी पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि प्ले वे ऑफ एजुकेशन क्या होता है। इसके अलावा ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, यानी जो बच्चा की डेवलपमेंट है वो नेचर के मुताबिक होनी चाहिए, और जो एजुकेशन का पैटर्न है वो ऐसे मॉडिफाइड या फ्लेक्सिबल हो कि जो बच्चे की बेसिक नीड है उनको पूरा कर रहा हो, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो इनके जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये एक्सप्लेन ये करते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट की जाए। तो इसके अलावा जो पॉइंट ये एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि कम्प्रीहेंसिव करिकुलम हो, वो करिकुलम हो जो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो, यानी ज्यादा सारा जो करिकुलम है वो डाल दिया जाता है लेकिन उसमें बहुत सा जो मटेरियल होता है वो हेल्पफुल नहीं होता। सो कम्प्रीहेंसिव जो करिकुलम है उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक क्वालिटीज, यानी जो बच्चा है उसमें डेमोक्रेटिक क्वालिटीज को, जो डिसिप्लिन है उनको इनहांस करना चाहिए। नेचुरलिज्म वाले जो हैं वो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग को एक साइड पे कर देते हैं, क्योंकि नेचुरलिज्म वाले नेचुरल थिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये कहते हैं कि सपोर्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनकी प्रमोशन जो है वो की जाए। जो लोकल इन्वायरमेंट में जब बच्चा लर्न करेगा तो वो ज्यादा अच्छा लर्न करेगा एज कम्पेयर टू उस इन्वायरमेंट में जिसका उसे पता ही नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो नेचुरलिज्म वालों के कंसेप्ट है उसको यानी एक साइड पे नहीं रखा जा सकता, उसको डिने नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनकरेज करता है स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट की, और आजकल के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कंटिन्यूस डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिलोसफिकल कंसेप्ट आता है वो हमारे पास है प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म जो है वो ऐसी फिलॉसफी है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज पर फोकस करती है और ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर, और जो मेन कंसर्न है प्रैग्मेटिज्म का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शन के ऊपर है। प्रैग्मेटिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मेटिज्म का रोल एजुकेशन में। प्रैग्मेटिज्म के जो प्रिंसिपल में जो पहला प्रिंसिपल आता है वो आता है प्लूरलिज्म का। प्लूरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि सोसाइटी में एक जो ग्रुप है वो डोमिनेट नहीं होता, मुख्तलिफ जो कि हेट्रोजीनियस फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो सोसाइटी को मेंटेन करते हैं। दूसरा जो प्रैग्मेटिज्म में प्रिंसिपल आता है वो ये है कि ये एम्फसाइज करते हैं चेंज के ऊपर, यानी ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो चेंजिंग प्रोसेस है और जो वो फर्दर प्रोग्रेस में रहता है, तो ये फोकस कर रहे होते हैं चेंज के ऊपर। थर्ड जो प्रिंसिपल इनका आता है वो आता है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट में फोकस किया जाता है ह्यूमन नीड के ऊपर और ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। जैसा कि हम लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम पसंद करने के बाद हम लोग कौन से फ्लेवर में ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो हमारा जो कंसेप्ट है वो यूटिलिटेरियनिज्म में आ जाता है। और ये फोकस कर रहे होते हैं चेंजिंग एम्स एंड वैल्यूज, यानी इनके मुताबिक जो वैल्यूज और एम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और ये जो एम्स और जो वैल्यूज होती हैं इंसान की, ये उसकी टेंडेंसी और एबिलिटी के मुताबिक होती हैं।
इसके अलावा इनके मेन प्रिंसिपल में आता है इंडिविजुअलिज्म, यानी जो प्रैग्मेटिज्म वाले होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो फ्री हो, यानी जो ह्यूमन को फ्रीडम दी जाए, यानी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा ये एम्फसाइज करते हैं डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर, यानी सोशल पर्सनैलिटी के ऊपर, यानी इनके मुताबिक एक सोशल पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की। लास्ट पर जो इनका प्रिंसिपल है वो है एक्सपेरिमेंटलिज्म। ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दे रहे होते हैं एक्शन के ऊपर, ये आइडियाज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। तो इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक्टिविटी जब कोई कर होता है उसका मेन जो एम है वो हासिल करना क्या होता है, नॉलेज, और जो नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए हो। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। मेन जो फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म है वो 4 हैं। नंबर फर्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, नंबर सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, नंबर थर्ड इज नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, फोर्थ वन इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म वाले जो हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को ज़्यादा देखते हैं, और वो इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, यानी वो ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन और नीड पर फोकस कर रहे होते हैं। नंबर सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म जो है वो मॉडर्न साइंस इसके ऊपर बेस है, और ये बिलीव करते हैं कि एक्सपेरिमेंट और जो प्रैक्टिस है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि जैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी एक पार्टिकुलर होता है रिजल्ट, वो एक कॉन्क्रीट नहीं होता, जो जर्नल और अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी एक पार्टिकुलर उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये जो है ये अल्टीमेट रियलिटी है। तो नंबर 4 हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म वाले ये कहते हैं कि हम जो नॉलेज गेन करते हैं उसमें एक हार्मनी हो मैन और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान। इनके मुताबिक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी में इंसान को या मैन को जो है वो स्किलफुल बनाए, और जो स्कूल है वो चिल्ड्रन को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे, क्योंकि जो मैन है वो एक साइटोसोमैटिक बीइंग है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म के क्या कंसेप्ट हैं, ये क्या रोल है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो ये हैं। पहला ये है कि ये इम्पोर्टेंट देते हैं ह्यूमन एफर्ट को। इनका मानना है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन की होती है या जो एफर्ट इनकी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एजुकेशन सिस्टम में। नंबर सेकंड, ये एफर्ट्स के साथ ये फैथ रखते हैं फ्यूचर में। ये कहते हैं कि अगर आप लोग एफर्ट करते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है, आप एक पावरफुल जनरेशन को क्रिएट कर रहे होते हो। इसके अलावा ये एम्पिरिसिज्म पर फोकस करते हैं, यानी ये एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है या जो चीजें हैं उनको बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है उनको एक्सपीरियंस करके। एक्सपीरियंस के अलावा ये एक्सपेरिमेंट पर बिलीव करते हैं कि चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए की जाए और फिर उनको अडॉप्ट किया जाए। इसके अलावा ये जो फोकस करते हैं ये ड्यूअलिज्म पर करते हैं। ड्यूअलिज्म का मतलब ये है कि हाँ, ये टीचर को इम्पोर्टेंट देते हैं कि टीचर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो एजुकेट करे चिल्ड्रन को, लेकिन चिल्ड्रन खुद से भी चीज़ों में इंटरेस्ट लें, उनमें खुद में एबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक ड्यूअलिज्म होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में जो प्रैग्मेटिज्म का सबसे एक मजे का पॉइंट है वो ये है कि ये फोकस करते हैं बच्चे की प्रैक्टिकल सक्सेस के ऊपर, यानी ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा सक्सेसफुल हो लाइफ में। और प्रैग्मेटिज्म वाले एजुकेशन सिस्टम में ह्यूमैनिटेरियनिज्म यानी जो वैल्यूज होती हैं उनको भी प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ह्यूमन वैल्यूज को फोकस कर रहा हो, और ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं इनको अचीव करने के लिए ये प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को, यानी सोसाइटी में डेमोक्रेसी हो और ऐसा करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम हो जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करे। इसके अलावा ये ह्यूमन पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे होते हैं कि चाइल्ड की एक सोसाइटी में एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, और सोशल फंक्शन जो के हैं वो एजुकेशन के जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए एनहांस किए जा सकें। इसके अलावा अगर एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो ये कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, यानी जो इनके कंसेप्ट हैं वो कम्प्रीहेंसिव एम के ऊपर डिजाइन किए गए हैं। इनका जो एम है वो ये होता है कि जो बच्चा है उनमें इंटेलेक्चुअल लेवल इनहांस हो, मॉरल जो है वो बढ़े, फिजिकल और मेंटली वो ठीक हो, यानी हर काइंड की जो डेवलपमेंट है बच्चे में वो हो। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन में क्या एम है, तो इनका एम ये है कि ये ट्रेडिशनल टाइप की जो एजुकेशन है उससे ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मॉडर्न जो कि साइंस है उसको प्रमोट करते हैं, एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करते हैं, एक्सपीरियंस को प्रमोट कर रहे होते हैं, और इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी फ्लेक्सिबल वैल्यूज होती हैं। और इनका जो एम होता है वो बच्चे की डेवलपमेंट के साथ होता है। तो ये कहते हैं कि प्रेजेंट के अलावा जो फ्यूचर है बच्चे का वो भी सिक्योर हो।
अब हमारे पास टॉपिक आता है करिकुलम, यानी जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं वो किस तरह के करिकुलम को प्रमोट करते हैं। जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं वो 4 प्रिंसिपल ऐसे देते हैं जो कहते हैं कि इन प्रिंसिपल के ऊपर अमल करके हम लोग एक बेटर करिकुलम बना सकते हैं। इनका पहला प्रिंसिपल है यूटिलिटी, दूसरा है चाइल्ड इंटरेस्ट, तीसरा एक्सपीरियंस और जो चौथा है वो है इंटीग्रेशन। यानी पहला जो प्रिंसिपल है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन जो कि बच्चे की नीड और सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो है वो करिकुलम हो। जो दूसरा है वो चाइल्ड इंटरेस्ट, यानी बच्चे का जिन चीजों में इंटरेस्ट हो वो चीजें करिकुलम में जरूर होनी चाहिए। जैसा कि एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट जो है वो बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ अगर उसे पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग को भी एज अ करिकुलम में रखना चाहिए ताकि बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप हो। फिर उसके अलावा चाइल्ड एक्सपीरियंस के ऊपर ये है, यानी इनके मुताबिक जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस भी करे चीजें। इनके मुताबिक करिकुलम में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो चीजें एक्सपीरियंस करे, जैसा कि सिर्फ वो थ्योरेटिकल लर्निंग ना करे, वो एक्सपीरियंस करके चीजों को जाने और सीखे। लास्ट पे ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल पर भी अमल होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है और एजुकेशन में इनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जो इनका करिकुलम है वो एक बहुत ही अच्छा और फ्लेक्सिबल टाइप का है जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक होता है। प्रैग्मेटिज्म के एजुकेशनल मेथड अब आ जाते हैं। अगर हम लोग इसके एजुकेशनल मेथड की बात करें तो ये 2 मेन जो मेथड है उनके ऊपर फोकस करते हैं। एक जो है वो है प्रोजेक्ट मेथड और जो दूसरा है वो है लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि ये एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट को फोकस कर रहे होते हैं तो ये प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट देते हैं। ये कहते हैं कि एक जो प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्ट की फॉर्म में दी जाती है, जो बच्चा है वो उसे सॉल्व करता है और लर्निंग करता है। और लर्निंग बाय डूइंग में ये है कि बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और काम को जो है वो करता है और फिर इसी तरह वो सीखता है। अगला जो हमारे पास फिलॉसफी का कंसेप्ट आ जाता है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। और एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो बेस करता है एग्जिस्टेंस प्रोसीड एसेंस पर। इस लाइन का ये मतलब है कि इंसान जो है वो पहले पैदा होता है, फिर उसके बाद एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने के साथ जैसे ही वक्त गुजरता है तो वो एसेंस को डिवेल्प करता है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एसेंस है क्या। एसेंस दरअसल ऐसी एट्रीब्यूट या खुसूसियात हैं जो एक इंडिविजुअल को डिस्कनेक्ट कर रही होती हैं दूसरे से। मिसाल के तौर पर जैसा कि हम लोग हजारों की तादाद में मुख्तलिफ टेबल्स ले लेते हैं, जो टेबल्स में एक ख़ास खुसूसियत ये है कि जो इन्हें चेयर से मुख्तलिफ करती है, और ये जो टेबल की ख़ास खुसूसियत है कि हम कह सकें कि हाँ ये चेयर है और ये टेबल है, वो उसके एसेंस हैं। और अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म ये जो एसेंस हैं ये वक्त के साथ साथ डिवेल्प होते हैं, यानी हम अपनी ज़िंदगी की जर्नी को खुद डिवेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म में अगर हम लोग इसके मेन टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास 3 टॉपिक्स जो हैं वो मेन आ जाते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो मकसद क्या है एजुकेशन में। तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, यानी इसके जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। पहले हम लोग देखते हैं चीफ कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका जो पहला कैरेक्टर है वो आता है क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म, यानी ये आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर 2 कैरेक्टर इनका ये है कि क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरलिज्म, ये नेचुरलिज्म को भी क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर 3 ये है कि ये क्रिटिसाइज साइंटिफिक फिलॉसफी को भी करते हैं। इन चीजों को क्रिटिसाइज करने के अलावा ये वैल्यू देते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी को। ये कहते हैं कि मैन जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, और ये एम्फसाइज कर रहे होते हैं एक्शन के ऊपर रेदर देन थ्योरी के। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म के एम ऑफ एजुकेशन पे हम लोग बात करते हैं। इनका जो मेन एम है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, और ये ऐसे नॉलेज पर फोकस करते हैं कि जो इंसान है वो अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस और सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। तो इन एम की बेस पर हम कैटेगराइज फर्दर करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये फोकस कर रहे होते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर। ये चाइल्ड को फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के हक में होते हैं, और इनके मुताबिक जो बच्चे की एजुकेशन है वो उसकी नीड्स और एबिलिटी के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 2 जो एम ऑफ एजुकेशन में हम लोग कैटेगरी बनाते हैं वो इसके करिकुलम की बनाते हैं कि इसका करिकुलम की अप्रोच कैसी होती है। तो इनके जो करिकुलम में ये कहते हैं कि जो साइंस है वो टोटली उसके ऊपर रिले
ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान की इनर रियलाइजेशन होती है साइंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती। जो अचीवमेंट और जो पीस होती है वो टोटली साइंस पे नहीं होता। इनके मुताबिक करिकुलम में ह्यूमैनिटीज, एथिक्स और रिलीजियस वगैरह को भी जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन हाँ ये साइंस को इग्नोर नहीं करते। एम्स ऑफ एजुकेशन में हम जो थर्ड कैटेगरी इसकी बनाते हैं वो है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, यानी इसकी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में वो क्या है। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि टोटल डेवलपमेंट, मतलब इसका जो एम है वो ये है कि कैरेक्टर फॉर्मेशन और टोटली सेल्फ रियलाइजेशन हो। क्योंकि ये साइंस के ऊपर कम फोकस कर रहा होता है तो ये सब्जेक्टिव नॉलेज भी करिकुलम में और एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट देता है इन्वायरमेंट को। इंटेंशनलिज्म वाले कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या जो सोशल इन्वायरमेंट है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है और इन चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए और एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे को देना चाहिए जो ये खुद को डिवेल्प कर सके, यानी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल पर्सपेक्टिव से। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अचीव करने के लिए इसे ह्यूमैनिटीज, आर्ट और लिटरेचर वगैरह को जो है वो एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो ये जो था ये कंसेप्ट था एग्जिस्टेंशियलिज्म का। इन कंसेप्ट्स को जानने के बाद हम लोग किसी एक कंसेप्ट को चूज नहीं कर सकते कि ये एक प्रॉपर है। तो हर जो डिफरेंट कंसेप्ट है वो डिफरेंट एक अपनी इम्पोर्टेंट रखता है और उस इम्पोर्टेंट के लिहाज से उसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है।